everyone, this is Shivani and welcome back on my YouTube channel Commerce Queen. As you all know, we did about syllabus, added and deleted portion of economics for the session of 22-23. Students, as you all know, we have basically two books in economics. One is macroeconomics and second one is Indian economic development. From today, we're going to start with macroeconomics, chapter number 1, introduction of macroeconomics. So, देर किस बात की, शुरू करते हैं. So, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारा है चैप्टर नंबर 1 इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होना चाहिए. तो चैप्टर के बारे में बेसिक पॉइंट्स करते हैं, आफ्टर दैट हम डिफरेंस करेंगे. ठीक है, अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है. ठीक है, जिसका ओरिजिन कहां से हुआ है? मैक्रोस वर्ड से हुआ है, और मैक्रोस जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड यानी मैक्रोस से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज. लार्ज का मतलब होता है बड़ा. ठीक है, जब हम एक कंप्लीट इकोनॉमी की बात करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वो हमारा किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. ठीक है, तो आपने जनरली मीनिंग में इतना याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन कहां से हुआ है? मैक्रोस वर्ड से हुआ है, और मैक्रोस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, यानी ये ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज यानी बड़ा. ठीक है, ये इतनी चीज आई समझ. उसके बाद देखिए, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है प्रॉब्लम्स के साथ. कौन सी प्रॉब्लम्स? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी पर्टिकुलर किसी एक बंदे से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, उसमें एक कंप्लीट इकोनॉमी की बात होनी चाहिए. जैसे देखो, अगर जनरल प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस हमारा जो नॉर्मल प्राइस लेवल है, हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहां पर एक कोई पर्सन है, वो ₹5 पर कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है. तो ये हमें डिमांड बताई गई है ए पर्सन की. तो इसका कंप्लीट इकोनॉमी से तो कोई लेना देना नहीं है. एक सिंगल पर्सन है, इंडिविजुअल है. ये तो हमारा यानी 11th का टॉपिक हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, विच मीन्स स्मॉल. ठीक है, तो ये तो स्मॉल लेवल है. हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल लेवल की बात नहीं करनी, यानी हमें वो स्वार्थी वाली बात नहीं करनी कि बार बार आप अपने बारे में ही बात किए जा रहे हो. ठीक है, तो इकोनॉमी में हमें इकोनॉमी एज अ होल लेकर चलना है, यानी जहां कंप्लीट इकोनॉमी की बात होगी, कंप्लीट इकोनॉमी के इश्यूज की बात होगी, वो हमारा किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा. तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है हमारे पूरे इंडियन लेवल पर, इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है ऑन लार्ज लेवल, यानी यहाँ पर एक कंप्लीट लेवल की बात होगी. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है रोजगार. ठीक है, अब देखो, रोजगार कोई एक सिंगल बंदे का टॉपिक तो नहीं है. ठीक है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है, हमारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो जनरली हमारे इंडियन कंट्री में हमें देखने को मिलती है. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड है? हमारी कंप्लीट इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा. सेम एज इट इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, इसके मैंने मेथड्स भी आपको प्रीवियस वीडियोस में करा रखे हैं. जिन बच्चों ने भी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड चेक द प्लेलिस्ट. नेशनल इनकम. ठीक है, तो नेशनल इनकम भी क्या है? इंडिविजुअली सब पर्सन की इनकम मिलकर हमारी नेशनल इनकम बनती है, यानी हमारी कंप्लीट इकोनॉमी में जितने भी पर्सन हैं सबकी इनकम का क्या किया जाएगा? टोटल किया जाएगा. अब नेशनल इनकम भी क्या है? हमारे एक इकोनॉमिक इशू है जो कि लार्ज लेवल पर वर्क करता है. तो ये हमारा किसका टॉपिक हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया. ठीक है, आई रिपीट, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है. मैक्रो क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन कहां से हुआ है? मैक्रोस वर्ड से हुआ है. मैक्रोस एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज. लार्ज मीन्स बड़ा, यानी आपको कंप्लीट इकोनॉमी की बात उसमें करनी है. कंप्लीट इकोनॉमी में जितने भी आपको जनरल इश्यूज दिखते हैं वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगे. ये क्या करता है? डील विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इश्यूज भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, जो
हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इशू से डीलिंग करता है ऑन लार्ज लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर स्मॉल और यहाँ पर स्मॉल लेवल राइट कर दें तो ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बन जाएगी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, उसका मीनिंग होता है स्मॉल, वो भी किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और वो स्मॉल लेवल की हमारी प्रॉब्लम से डील करता है। कौन सी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। तो अब मैक्रो का मीनिंग सबको आगे समझ। एग्जाम्पल है हमारा एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो +1 में हमने क्या किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से रीड की थी। 12th में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं डिफरेंस पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके गाइस, डिफरेंस स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट बिफोर दैट, एज यू ऑल नो, योर एग्जाम विल बी सब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। और आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यही हमारी क्या है, मेन बुक्स हैं ऑन द लेवल ऑफ 11th एंड 12th। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जिस फॉर्म में मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके से नोट्स फॉर्म में ये प्रोवाइड किए हैं, सेम एज इट इज आपने भी अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज मेक द रिक्वायर्ड नोट्स, इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो हमारे डेफिनेशन से ही निकलेगा। मैंने आपको बताया था जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डीलिंग करता है इकोनॉमिक इश्यूज ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर हमारे जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होगी उनकी डीलिंग कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी बेसिकली हमें इसमें इनका मीनिंग ही लिखना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एज अ होल। स्कार्सिटी की प्रॉब्लम कब आती है, देखो इकोनॉमिक्स में ये सबसे मेन चीज होती है स्टूडेंट्स कि हमारी जो बॉन्ड्स है ना वो अनलिमिटेड हैं और उनको पूरा करने के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ जाती है। तो उसी वजह से जो इकोनॉमिक हमारे इश्यूज हैं, हमारी प्रॉब्लम्स है, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, एक अकेले व्यक्ति से रिलेटेड हो, तो वो किस में आएंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। ठीक है, और अगर वो इकोनॉमी एज अ होल, अगर वो कंप्लीट इकोनॉमी की बात करें तो वो किस में आएंगी, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। तो मैं यहाँ पर जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। आगे हमारे डिफरेंस का बेस है वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारे 2 वेरिएबल्स काम करते हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यहाँ हम किसकी बात करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम एग्रीगेशन की बात करते हैं, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो। एग्रीगेशन का मीनिंग होता है टोटल, और जब भी टोटल की बात आती है तभी माइंड में क्या आना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। क्योंकि अगर इंडिविजुअल में एक कस्टमर की डिमांड और सप्लाई को देखती हूँ और इकोनॉमी में टोटल जितने कस्टमर हैं उनकी डिमांड और सप्लाई का अगर मैं टोटल कर दूं तो वो मेरा एग्रीगेशन पॉइंट आ जाता है। एग्रीगेशन का मीनिंग होता है टोटल, समीशन, तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिसीजंस कौन लेता है, या तो कंज्यूमर कि मुझे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो परचेज करना चाहिए या नहीं, और जो प्रोड्यूसर है वो सेलिंग से रिलेटेड अपना देखते हैं कि सेल्स कितनी रहेगी, उसके बिहाफ पर वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें डीलिंग के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज, बहुत सारी बॉडी वर्क करती है। देखो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट कब थी, 1934 में एक्ट आया, 1935 में वर्किंग स्टार्ट हुई, 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या था, आरबीआई का एक बेसिक पॉइंट है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, कोई एक इंडिविजुअल के लिए तो वर्क नहीं करता, इकोनॉमी एज अ होल वो बात करता है। टैक्स डिपार्टमेंट हो गया हमारा, वर्ल्ड बैंक जितने भी डिसीजन लेगा, जितने भी उनके इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो कंप्लीटली हमारी कंप्लीट इकोनॉमी के लिए होंगे, तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। आगे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब देखो यहाँ एग्रीगेशन की डिग्री बहुत लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि ये नैरो कॉन्सेप्ट है और यहाँ इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की ही बात होती है, लिमिटेड डिग्री। लेकिन यहाँ पर डिग्री क्या है, अनलिमिटेड, एग्रीगेशन पॉइंट आएगा, बार बार सबका टोटल कीजिए। ठीक है, तो ये इसका जो हमारा एरिया है वो वास्ट है। फिफ्थ पॉइंट इज मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट। अब देखो हम ना एक अजम्पशन के बिहाफ पर इकोनॉमिक्स में चलते हैं।
जब भी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी, ये हमारा जो जितने भी मैक्रो के कॉन्सेप्ट हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वेरिएबल्स यहाँ सारे कांस्टेंट रहेंगे। और जब मैं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है उनको कांस्टेंट मान लो, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, हम इकोनॉमिक्स में जो एजम्पशन मानकर चलते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो के सारे वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो के जो सारे वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेंगे, वहां कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी पर्टिकुलर जब आप एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो दूसरे वाली जो अल्टरनेट हमारी इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, उनके वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा अजम्पशन वाला पॉइंट कि जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाएगी तो माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। 6 पॉइंट इज मेथड ऑफ स्टडी। अब देखो जनरली यहां से भी क्वेश्चन पुट किया जाता है ऑप्शनल क्वेश्चंस में कि किसकी जो एनालिसिस है उसको क्या बोलते हैं, किसकी स्टडी को क्या बोला जाता है। अब देखो मेथड ऑफ स्टडी, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है उसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यानी एक पार्ट की स्टडी करता है, कंप्लीट स्टडी नहीं करता, इसीलिए इसका मीनिंग क्या पड़ा, पार्शियल। और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, जर्नली एक जर्नल टॉपिक है जो कंप्लीट हमारी इकोनॉमी का एक मुद्दा है उसके इशू के बारे में ये बात करता है, तो इसीलिए क्या है ये जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। नाउ 7th पॉइंट इज पैराडॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली देखो पैराडॉक्स का मीनिंग होता है जहां पर जो चीज है वो ठीक भी है लेकिन एक हिसाब से वो ठीक नहीं है। व्हाई? देखो फॉर एग्जाम्पल सेविंग, अगर हम माइक्रो लेवल के हिसाब से बात करें तो सेविंग एक अच्छा पर्पस माना जाता है, अच्छी चीज मानी जाती है कि हाँ अगर मैं अपने आप को एज ए कंज्यूमर मान लूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि मैं सेव कर रही हूँ। इन फ्यूचर अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, मुझे एक्स्ट्रा मनी की नीड है या मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो मैं वहां से निकाल कर इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो सेविंग माइक्रो लेवल पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है। लेकिन अगर हम उसी सेविंग पॉइंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिस्कस करें तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। व्हाई? देखो अगर इकोनॉमी में सब कस्टमर सेविंग करेंगे तो मार्केट में मनी सर्कुलेशन नहीं होगा, मनी सर्कुलेशन नहीं होगा तो डिमांड रुक जाएगी, डिमांड रुक जाएगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से ठप हो जाएगी, ठीक है। तो पैराडॉक्स क्या बोलता है, जरूरी नहीं है माइक्रो लेवल पर जो वेरिएबल अच्छे हो वो मैक्रो लेवल पर भी अच्छे हो, ठीक है। तो पैराडॉक्स में हमारा जो एग्जांपल रहेगा वो सेविंग गुड ऑन इंडिविजुअल लेवल बट नॉट गुड ऑन माइक्रो लेवल, ठीक है। ये माइक्रो लेवल पर बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है लेकिन मैक्रो लेवल पर ये अच्छा पॉइंट नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, डिफरेंस, मीनिंग, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और स्कोप कंप्लीट होने के साथ हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सभी बच्चे यहाँ तक रिवीजन करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट